हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी बिहार में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो बीपीएससी के ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को, उस एग्जाम में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन, ताकि आप उनके सारे ऑप्शंस के साथ भी वेल वर्स्ड हो जाएं। इन एरिया से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। ठीक है, पूरा देखिएगा वीडियो एंड तक। इट्स कम्प्लीटली स्टडी और कुछ नहीं, इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हर टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बना है उससे रिलेटेड। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस कितने थे। 150 सवाल में से 40 सवाल थे आपके, सॉरी 10 सवाल थे आपके ज्योग्राफी से 150 में से, और 4 इनमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, 3 इंडियन ज्योग्राफी के और 3 सवाल फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी से मिलाकर के हैं। तो ज्यादा नहीं है, मात्र 10 सवाल ही पूछे गए हैं। थोड़ी सी वेटेज कम है। ज्योग्राफी से छोड़ करके क्वेश्चंस अब ज्यादा एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो कुछ लोग चाहें तो उन सेक्शंस को ज्योग्राफी में इंक्लूड कर सकते हैं, बट हम उनको एनवायरनमेंट में सेपरेटली हैंडल करेंगे बिकॉज वो ज्यादा प्रिसाइज उसी में बैठते हैं। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको यहाँ पे देख सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला सवाल है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स। तो काफी ऑब्वियस क्वेश्चन था ये। इजराइल और यूएसए वॉर के बाद जो ऑयल क्राइसिस हुई है, हॉर्मोज स्ट्रेट को चोक कर देने के बाद, उस पर कंट्रोल स्थापित करने के बाद ईरान का, तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से ये सही है, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये आपको यहाँ पे लगा हुआ है, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ से अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने वाटर बॉडीज तो देख लिया कि कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से दो लैंड मासेस के बीच में है ये, है ना, तो किनको सेपरेट करता है। यहाँ है ईरान, ठीक है, दिस इज ईरान, पूरा ईरान है, और ये ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है, बहुत मशहूर, ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट का नाम पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। और इस तरफ दूसरा जो पार्ट है, सदर्न पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं मुसंदम पेनिनसुला। इसके अंदर ये ओमान है और ये है यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान, इन दोनों को मिलाकर के मुसंदम पेनिनसुला बनता है। उसको सेपरेट करता है ईरान से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में दूसरा पॉइंट आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, एक तो इन्होंने पूछ लिया, अगर आगे पूछेंगे तो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं। अब जब इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूछा तो थोड़ा सा आपको बाबल मंदिर के बारे में भी देख लेना चाहिए कि रेड सी को गल्फ ऑफ अदेन से कनेक्ट करता है, यहाँ पे है। ठीक है, दिस प्लेस इज बाबल मंदिर। और फाइनली ये सुएज कनाल के थ्रू उधर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला द वेरी पॉपुलर, फाइन। और ये कौन से लैंड मासेस को सेपरेट करता है, तो ये है यमन, और ये जिबोती और एरिट्रिया, इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, यमन से जिबोती एरिट्रिया को सेपरेट करता है। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। फाइन, तो ये थोड़े से ज्योग्राफिकल टर्म्स आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस वी हैव द आंसर, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर का नॉर्मल पैटर्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम ऑल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो बढ़ते हुए ऑल्टीट्यूड के साथ वी सी कि टेम्परेचर घट रही है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल लैप्स रेट फॉलो करती है जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस का है हर 1 किलोमीटर पे। जैसे आप 1 किलोमीटर पर जाएगा तापमान पिछले वाले 1 किलोमीटर से 1.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस कम दिखेगा। ठीक है, ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है, टेम्परेचर के लैप्स का रेट। लेकिन कुछ सिचुएशंस में क्या होता है ना कि इंस्टेड ऑफ रिडक्शन टेम्परेचर ऊपर बढ़ा होता है, मतलब एयर जो है धरती की सतह के पास वाले एयर से ऊपर वाला एयर ज्यादा वार्म रहेगा। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं और वो क्यों होता है, यहाँ पे उन्होंने सिंपल नाम पूछा है। सो उसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से अलग कुछ ऐसा पे बिहेवियर हो रहा है वहां पे, इस पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट नहीं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, और उसको नॉर्मल लैप्स रेट भी नहीं कहते हैं। ठीक है, द टर्म जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और वो होता कैसे, थोड़ा सा आपको उसके ऊपर आइडिया होना चाहिए। जब भी कूल एयर मास के ऊपर वार्म एयर मास उसके टॉप पे बैठा हो, उसके ऊपर आ जाए, तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ये नेचुरल नॉर्मल स्टेट से डिफरेंट है। अब सन जो है वो जस्ट टेक दिस, हाँ, सन जो है वो अर्थ को हीट कर रहा है। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, तो इसकी जो सोलर रेडिएशंस हैं ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस इसको हीट कर देती है। अर्थ भी खुद एक
रेडिएटिव बॉडी बन जाता है, ये खुद अपनी हीट रेडिएट करने लगता है। जब ये हीट रेडिएट करता है तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज करता है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी रेडिएशंस आती हैं। जो सन से आती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, जो अर्थ रिलीज करता है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं। तो ये रेडिएशन जो है पूरे एटमॉस्फेयर में, स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर में वार्म एयर को क्रिएट करती है। इसी की वजह से एयर जो है वो वार्म हो जाती है और हमारी वार्मथ मेंटेन, हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो ये अब टेम्परेचर ऐसा बन गया उन सिचुएशंस में जब सन की हीटिंग कम होती है या वो सर्दियों का समय हो, रात का समय हो, तो अर्थ की लो स्पेसिफिक हीट होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है और बहुत ही जल्दी हॉट भी हो जाता है। तो जब रात का समय होता है, लो स्पेसिफिक हीट की वजह से अर्थ जो है अब ठंडी हो गई है, तो उसके आसपास की गर्म हवा अब ठंडी हो जाएगी कांटेक्ट में रहने की वजह से। ठीक है, सिंपल रेडिएशंस है यहाँ पे और वो कन्वेक्टिव हीटिंग से मस्त ठंडी हो जाएगी। तो ऊपर जब अर्थ ने हवा, दिन भर अर्थ ने क्या किया है, इसको वार्म कर दिया, पूरी हवा को वार्म कर दिया, ये वाली हवा भी वार्म ही है। ठीक है, बट रात के टाइम पे अर्थ का खुद का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो अगर किसी ठंडी चीज के कांटेक्ट में जो एयर है वो एयर भी तो ठंडी ही हो जाएगी। बिकॉज अर्थ के अंदर वो हीट नहीं बची, बिकॉज को सन इसको हीट नहीं कर रहा है कंटिन्यूसली। तो आसपास की हवा जो है अब जो है वो कूल हो गई है। ऊपर वाली हवा जो है एक लिड के तौर पैक करती है और इसको ट्रैप कर लेती है। और हमको पता है कि कोल्ड हवा जो होती है वो डेंस और हेवी होती है, वो सेटल हो जाती है नीचे। तो इस सिचुएशन में जब जब वार्म एयर ऊपर आ जाए कोल्ड एयर के, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये नॉर्मल परिस्थिति से विपरीत है। नॉर्मल परिस्थिति में उल्टा होता है। ठीक है, पास वाली सतह के पास वाली हवा गर्म होती है। अच्छा, इन्वर्जन के ना 4 प्रकार हैं, 4 तरीके हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर है, आप जाके पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। आपको क्लाइमेट वाला सेक्शन है, एयर सर्कुलेशन वगैरह, उस वाले में आपको ये सब मिल जाएगा। रेडिएटिव हीटिंग से इन्वर्जन होता है, जो भी हमने बताया। फिर माउंटेन की वैलीज के अंदर जो होता है कि आप देखेंगे कि हमको ऐसा फील होता है हम ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड शुड बी कोल्डर। तो माउंटेन्स की जो है पीक्स जो है यहाँ पे ठंड होनी चाहिए, पर ज्यादा जो ठंड होती है वो यहाँ पे होती है। तो क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो हेवी होने की वजह से नीचे रोल डाउन करके आ जाती है और सारी ठंडी हवाएं इकट्ठा हो जाती है, तो वैलीज बहुत ठंडी होती हैं, रहना मुश्किल होने लगता है। ये भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है। नॉर्मल कंडीशन से विपरीत हमें लगता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड्स है वहां पे ठंडक ऊंची, पर नहीं, वैली पे ठंडक है। तो यहाँ पे विपरीत होने की वजह से अगेन इसको इन्वर्जन बोला जा रहा है। और ये वैलीज के अंदर हमने देखा क्या रीजन था उसका। ठीक है, एयर जो है वो सड़क के नीचे आ गई एक तरह से। फ्रंटल इन्वर्जन, जो टेम्परेट इलाके होते हैं वहां पे फ्रंट जब बनता है, गर्म हवा और ठंडी हवा का गर्म जब फ्रंट बनता है, तो क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो बहुत हेवी और डेंस होती है, तो कोल्ड एयर जो है वो सबसाइड कर जाती है, वो नीचे आ जाती है और हॉट एयर ऊपर चली जाती है। ठीक है, हॉट एयर मास जो है ऊपर चल जाता है और कोल्ड एयर मास नीचे आ जाती है। तो ये अगेन उल्टा हो जाता है। जो नॉर्मल कंडीशन है कि लैप्स रेट के हिसाब से ऊपर तो टेम्परेचर घटते रहना चाहिए, लेकिन एयर मास, एयर फ्रंट्स जो दो बने डिफरेंट टाइप के, उनके सब्सिडेंस और अपसर्ज की वजह से क्या हो गया कि नीचे जो है कोल्ड हवा रह गई, ऊपर जो है हॉट हवा इकट्ठा हो जाती है। फिर सब्सिडेंस भी एक ऐसा सिचुएशन है कि कई बार होता है कि बहुत लार्ज मास एयर का, एक बहुत बड़ा लार्ज एयर मास जो है वो मान लीजिए कि नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये इतनी छोटी एरिया में नहीं था जितना मैं दिखा रही हूँ, बहुत बड़े एरिया में होता है। तो जब ये सबसाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है कि नीचे हमें पता है अर्थ के पास जो है, जितना आप पास चलते जाएंगे अर्थ के, प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, दिस हाई प्रेशर, और ऊपर प्रेशर जो है वो लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि जैसी प्रेशर आप किसी भी चीज पे डालते हो, अगर उसका वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब एयर का वॉल्यूम इतना ही था, यहाँ पे जो प्रेशर है इसको कम क्वांटिटी में मिल रहा है और यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है। धरती की सतह के पास प्रेशर हाई, हमें पता है। तो बिकॉज ऑफ इट एनकाउंटरिंग हाई प्रेशर, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनके बीच में हीटिंग बढ़ जाती है। तो जो आई थी ऊपर से ठंडी हवा, वो एक्चुअली यहाँ आकर के प्रेशर की वजह से हॉट एयर में बदल जाती है। ये सब्सिडेंस होता है, सबसाइड करने की वजह से हाई प्रेशर के कंट्रोल में, हाई प्रेशर की सिचुएशन में सेम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो वार्म हो जाती है। ठीक है, आपने ये कंडीशन पढ़ी ही होगी। इस तरह से जब आप गैस की इक्वेशन पढ़ते होंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ये वाला ना आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का रिलेशन क्या है। फाइन, क्योंकि ये अब पूछ रहे हैं। आपने देखा ही होगा क्वेश्चन ऑडिटर का, नहीं देखा तो आई विल बी डूइंग इट।
आप लिखिएगा उसके साथ। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन इन्होंने पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट करता है। दो तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया गया, सेम ही चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है अगेन इन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। Which is India's longest and world's second longest sea beach? कोवलम बीच, मरीना बीच, जुहू, चंद्रभागा, नहीं, ये है मरीना बीच जो कि तमिलनाडु चेन्नई में लोकेटेड है। ये कुछ 13 किलोमीटर लंबी है। भारत की ये सबसे बड़ी बीच है, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी बीच है ये ब्राजील की। ये ब्राजील में लोकेटेड है, इट्स कॉल्ड प्राया डो कसिनो। सो दिस इज द नेम, थोड़ा सा आप याद रखिए, कसिनो जैसा नाम है, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, इट इज इन ब्राजील, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बीच। बाकी ये सारे बीचेस जो है यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला जो है दिस बीच इज पॉपुलर, क्यों बताती हूँ। ओडिशा का लोकेटेड बीच है, ठीक है, और इसको, ये भारत का पहला बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये फी करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा करके कुछ नाम है इसका। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, और भारत का पहला बीच है ये जिसको ये सर्टिफिकेट मिला था, जैसे लोकेटेड इन ओडिशा। तो इस पे भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, पर अब हमको ध्यान रखना कि मरीना बीच, इमेज लगाई हुई मैंने मरीना बीच की, बहुत लंबी बीच है, 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेकिन ये जो बीच है इसकी लेंथ देख सकते हैं आप, 254 किलोमीटर की लेंथ है, तो बहुत पीछे है कंपेयर टू दिस, बट दिस इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बीच। मरीना बीच याद रखिएगा, स्टेट का नाम आप याद रखिएगा, आगे पूछ सकते हैं। फिर आते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी। तो हमें पता है कि गुजरात का कोस्ट लाइन जो इस तरह से घुमा घुमा सा है, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, एंड ये कुछ 1600 किलोमीटर के आसपास लंबा है, क्वाइट लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है, तो गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इसके बाद आता है दिस महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन, फिर महाराष्ट्र के बाद केरला, और फिर कर्नाटका। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोस्ट लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इंसान कि कर्नाटका का साइज देख करके बड़ा स्टेट है उसकी कोस्ट लाइन बड़ी होगी, बट नहीं। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर अरेंज करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन कोस्ट लाइन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र के बाद केरला का कोस्ट लाइन बड़ा है। ठीक है, फिर है कर्नाटका का। सो दैट इज इट। विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट सेंट एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैसिफिक, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, और ये पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सो ये जो है पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, वो मीट करती हैं, आप देख सकते हैं इस इमेज को। 1 सेकेंड, ये रहा सेंट एंड्रियास फॉल्ट। थोड़ा सा ना वर्ल्ड मैप ठीक से कर लीजिएगा। और ये है पैसिफिक प्लेट, और ये रही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट है। इन दिनों के बीच में शैलो फोकस अर्थक्वेक्स बनते हैं ठीक ठाक। यहाँ पे कैलिफोर्निया के आसपास ये फॉल्ट लाई करता है, और अर्थक्वेक रिस्क्स यहाँ पे हाई है। तो आपको पता होगा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, फॉल्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर नहीं पता तो आप एक बार जाकर रिविजन कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। इतना कुछ तो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलोंग विद दैट आपको ना ये जो मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है ये। तो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर आल्सो कि आप इस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, सी हियर जुआंडे फुका प्लेट। अब बिकॉज इसकी लोकेशन ना वहीं पर है जहां पर के ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना एंड्रियास फॉल्ट, तो जुआंडे का फुका प्लेट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एरिया इनका फेवरेट है, इसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। पहले भी कोकोस और नास्का से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पीवाईक्यू है। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि कौन दो प्लेट्स के बीच में कौन सी प्लेटें हैं। ठीक है, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सा है, कैरेबियन प्लेट और नास्का प्लेट के बीच में कौन सी लोकेटेड है, जुआंडे फुका प्लेट कौन सी दो प्लेट्स के बीच में, इसकी लोकेशन भी सेम है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में। जैसे पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सैन एंड्रियास फॉल्ट है, वैसे ही ये भी लोकेटेड है। ठीक है, तो आप एक बार इन मैप्स को देख लेंगे, खुद से अपने आप से करके देख लीजिएगा। ठीक है, रिविजन कर लीजिएगा बिफोर एग्जाम, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन सब ठीक ठाक पूछ रहे हैं। इसका आंसर हो गया पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन, ये वाली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में रेणुका लेक जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। इसके अलावा ये सारी लेक्स जो है वो हिमाचल की हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अब इस फैक्ट को याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज वी हैव नो चॉइस अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम रिमेम्बरिंग ओनली। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें और हैं अबाउट द लेक्स, कि जो रेवलसर लेक है ये मंडी में है, और ये फ्लोटिंग आइलैंड है इस लेक के ऊपर, और बहुत सारे श्राइन्स वगैरह इसके आसपास। ऑफ कोर्स इन लेक्स के अराउंड श्राइन्स होते हैं ताकि लोग यहाँ पे विजिट करें। खज्जियार लेक जो है चंबा में है, हिमाचल के अंदर ही, इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। फिर इट्स अ मेडो लेक। फिर प्रशर लेक जो है ये भी मंडी में है, ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। उसके बाद रेणुका लेक के बारे में एक फैक्ट ये है कि एक नेचुरल लेक है, बट ये भारत का पहला सबसे छोटा, सॉरी इंडिया का सबसे छोटा डेजिग्नेटेड रामसार वेटलैंड है। इससे छोटा रामसर साइट नहीं है फिलहाल इंडिया में। तो ये एक और फैक्ट बनता है कि रेणुका लेक जो है वो एक रामसर साइट है, ठीक है। उसके बाद ये नेचुरल लेक है, और हिमाचल का सबसे बड़ा नेचुरल लेक है, और रामसर साइट में सबसे छोटा रामसर साइट है भारत के अंदर, ठीक है। ये भी हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो अब इस जिला का नाम याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट भी आजकल यूपीएससी पूछ रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल लेक कौन है, उसका भी नाम याद होना चाहिए, बिकॉज वो लेक्स वगैरह इनका फेवरेट डोमेन है। सॉल्ट वाटर लेक पूछेंगे, फ्रेश वाटर लेक पूछेंगे, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। वेम्बनाथ लेक जो है केरला का, ये लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, ठीक है। और आते हैं हम आगे दूसरे कंसेप्ट को लेकर। यहाँ पे तो हो गया, रेणुका लेक को पहले भी पूछा जा चुका है, पीवाई की टॉपिक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसका। Now we have the next question. Which of the following is world's most heavily used inland waterway? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास की एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर है, उसमें मेंशन है कि राइन वैली जो है, राइन वाटरवेज, सॉरी राइन वैली नहीं, राइन वाटरवेज जो है ये सबसे ज्यादा हेविली यूज्ड है, मोस्ट हेविली यूज्ड वाटरवे है, ठीक है, राइन वाटरवेज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रॉटरडैम नेदरलैंड्स, और ये बासल स्विट्जरलैंड, यहाँ से ये नदी बहती है और फाइनली ये जाकर के नॉर्थ सी में ड्रेन हो जाती है, फाइन। तो बासल से लेकर रॉटरडैम को कनेक्ट करता है राइन वाटरवे, और ठीक ठाक इसमें ट्रैफिक है, वर्ल्ड का सबसे हेविली यूज्ड वाटरवे है। लेकिन जब आपको बिजिएस्ट पूछेगा कार्गो वाइज, सबसे ज्यादा कार्गो कहाँ से जाता है, तो वो ट्रांस पैसिफिक। ट्रांस पैसिफिक कैसे, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, व्हाट एम आई सेइंग, हाँ पैसिफिक से, जो हमारा जो एशिया है, नॉर्दर्न एशिया वाला हिस्सा से लेकर के नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है, जो चाइना, जापान, कोरिया, इन सब से जो ट्रैफिक आ रहा है, इंडिया के का जो ट्रैफिक मलक्का स्ट्रेट से होकर के पैसिफिक के थ्रू ही, पैसिफिक ओशन के थ्रू ही इट गोज टू द नॉर्थ अमेरिका एंड उनके वेस्ट कोस्ट तक पहुंचता है। तो सबसे ज्यादा हेवीली कार्गो बेसिस पे अगर पूछेंगे तो दैट इज आपका ओशंस में ट्रांस पैसिफिक जो है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर वाइज देखते हैं तो यांगजे वाटरवे जो है ये बिजिएस्ट है। यहाँ पे ऑप्शन में यांगजे नहीं था, अगर यांगजे होता तो वो होता सबसे हेवीली यूज्ड, सबसे बिजिएस्ट। फिर आता है राइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में और भी जो रिवर्स दिए हैं उनके बारे में, डैन्यूब रिवर मेंशन्ड है। तो डैन्यूब रिवर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज को क्रॉस करती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को पास करती है, यूरोप की एक नदी है, और दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप ऑल्सो। वोल्गा जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, वोल्गा जो है ये कैस्पियन सी में ड्रेन करती है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। डैन्यूब हो गया, वोल्गा हो गई, इन रिवर्स के बारे में क्वेश्चन है। और मिसिसिपी रिवर फेमस है फॉर मेकिंग द बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। ऐसे किसी बर्ड की फुट जैसा इसका डेल्टा बनता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में ये रिवर डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसोरी रिवर, मिसोरी इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और एक और ट्रैफिक संबंधित एक और बात, जो अगर आपको पूछेगा कि कौन सा चोक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रेट है जो कि सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, तो मलक्का स्ट्रेट है, दैट इज द बिजिएस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट स्ट्रेट, ये ध्यान रखना है। अब जाकर के अपने एटलस में देख लीजिएगा, लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड। तो सबसे बिजी रूट दुनिया का, जो मैंने पिछले में बताया आपको पैसिफिक वाला, तो वो कार्गो के हिसाब से मेंशन किया गया है। लेकिन एनसीईआरटीज वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट को ही सबसे बिजिएस्ट पे बताया गया है, ये वाला नॉर्थ अटलांटिक, जो कि नॉट दिस वन, ये तो ट्रांस पैसिफिक हो गया, वन सेकेंड, दिस वन, लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट। ये जो रूट है
ये वाला बिजिएस्ट रूट है। लंदन हो गया, वहां से यहाँ पे बॉस्टन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, ठीक है, एंटवर्प से कनेक्शन है। तो बहुत ज्यादा कार्गो, ऑफ कोर्स ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, मार्केट भी, डिमांड भी, डाइवर्सिटी भी, तो इसलिए ये वाला सी रूट्स में वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट्स। तो आपको इनलैंड वाटर में भी बिजिएस्ट पूछ लिया, राइन है, और सी रूट्स भी बिजिएस्ट पूछ लिया, जो कि नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। दिस इज एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लास 12 का चैप्टर है। वोल्गा रिवर, डैन्यूब रिवर, सबके बारे में दिया हुआ, जाकर के रिवाइज कर लो उस चैप्टर को, क्योंकि ये पूछे हैं, पहले भी पूछ चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज देम फ्रॉम हेवियर टू लाइट इन लाइटर मास इन मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली ज्योग्राफी, बट हाँ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको अरेंज करना है हल्के से भारी में। तो टोटल मास ऑफ अर्थ, अब अर्थ कितनी भारी है, अगर आपको ये नहीं भी पता कि 6 × 10⁻24 kgs का इसका वेट है, तो भी आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि इनकी तुलना में मास ऑफ एन एटम, एटम इज गोइंग टू बी लाइटेस्ट। तो जब आपको पता है लाइटेस्ट ये होने वाला है, तो नंबर 4 पे तो आपको कंफर्म हो गया। और अर्थ इन सब में से सैटेलाइट दिया हुआ है, जितना सॉलिड मटेरियल वो दिया हुआ है, तो इन सब में हेवीएस्ट अर्थ होगी। तो आपको 1 A और D में से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मास ऑफ एन एटम ये है 10⁻⁻4 ग्राम है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर इट, बट आप समझ तो सकते हैं, ये लाइटेस्ट है, ये वेस्ट है। अब इन दोनों में पेज फंसेगा, उसको कैसे निकालोगे? मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल अर्थ। आई मीन एक सैटेलाइट कितनी हो सकती है? छोटी छोटी सैटेलाइट बच्चे भी आजकल बना करके लॉन्च कर रहे हैं इसरो के अंदर, स्कूल्स वगैरह को इंक्यूबेट करके, है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो 1 किलो तक की सैटेलाइट भी होती है, 1-1.5 किलो से लेकर के हजारों किलो की सैटेलाइट होती है, बट फिर भी जो टोटल मास है उससे तो कम ही होगा, है कि नहीं? तो हम इसको नंबर सेकेंड लास्ट पे डाल देते हैं, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे हेवी ये हो गया नंबर 1 पे, फिर नंबर 3 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हेवीएस्ट, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये लॉजिक बेस्ड, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, नॉट उतना कि आपको उतना सब नंबर्स याद रखने, बट अभी क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये मास जो है लिख लीजिए कहीं पर, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको आइडिया होना चाहिए मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ एन एटम क्या है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन से 10 सवाल तो हमने देख लिए, और मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो ऐसे सब्जेक्ट वाइज लेकर आऊंगी, हमको सॉल्व करते जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगता है कमेंट जान करके, अगर आपको पसंद आया, फिर कुछ शिकायत हो तो बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आई हो तो शेयर करिए फ्रेंड्स को जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ताकि उनके काम आए, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हम इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहुंचाते रहें। अगर किसी और तरह के वीडियोस की डिमांड हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वी विल वर्क इन दैट एरिया। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस टाइम दैट यू गिव अस।